हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज जिस कंटेक्स्ट में आपके साथ मेरी मुलाकात हो रही है, बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट है अनलॉफुल असेंबली के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करना। एज यू ऑल नो, अभी हाल ही में उत्तराखंड पीसीजे और मध्य प्रदेश सिविल जज का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत ही जल्द उनका एग्जाम भी कंडक्ट होने वाला है। अगर हम इन दोनों ही एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो उसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा इंडियन पीनल कोड, और उस सब्जेक्ट के अंदर आपको एक चैप्टर देखने को मिलेगा जो आमतौर पर बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी विच फॉल्स विद इन द चैप्टर नंबर 8। तो कुल मिला के चैप्टर नंबर 8 के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यह पूरा का पूरा चैप्टर बात करता है अनलॉफुल असेंबली के रिगार्डिंग। अब देखा जाए तो देखने को तो यह चैप्टर बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान है, लेकिन इस चैप्टर से मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। चाहे आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के नजरिए से हम देखें या हम आपके मेंस के नजरिए से देखें। तो आज की क्लास में हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करना है सेक्शन 141 के बारे में। अगर हम सेक्शन 141 को देखें तो बेसिकली ये बात करता है अनलॉफुल असेंबली के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये जो अनलॉफुल असेंबली है, आमतौर पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका कहलाता है अनलॉफुल और दूसरा पार्ट आपका कहलाता है असेंबली। लेकिन यहां पर अनलॉफुल तो हमें बाद में जानने की जरूरत है। सबसे पहले वी शुड नो कि व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द असेंबली। अगर हम असेंबली की बात करें तो यहां पर दो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर रखनी होगी कि जिस असेंबली का जिक्र धारा 141 इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत किया गया है, आमतौर पर उस असेंबली के लिए कम से कम आपको 5 या 5 से ज्यादा लोगों की जरूरत है। यानी कि अगर 141 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स या एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो वहां पर जिस असेंबली का गठन किया जाना है या जिस असेंबली का गठन आमतौर पर होता है, उसके लिए 5 लोगों से कम तो बिल्कुल भी काम ही नहीं चलेगा। यानी कि वो संख्या मिनिमम 5 होनी चाहिए, मैक्सिमम वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नंबर्स की गैदरिंग से क्या हम किसी भी असेंबली को एक असेंबली का रूप दे सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। वहां पर हमें यह भी सिद्ध करना होगा कि उन सभी का जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है, सेम है। यानी कि सबका कॉमन ऑब्जेक्ट एक ही दिशा की ओर जा रहा है। तो यहां पे सबसे पहले जो असेंबली है वहां पे दो चीजें आपको क्लियर रखनी है। पहली बात कि उस असेंबली के अंदर नंबर ऑफ पर्संस 5 या 5 से ज्यादा होने चाहिए। नंबर दूसरी बात कि उन सभी का जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो सेम डायरेक्शंस या सेम टेंजेंट में होना चाहिए। अब सवाल यह है कि वैसे तो सभी असेंबली आपकी लॉफुल होती है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि सब्सिक्वेंटली या कुछ समय के बाद उसी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली का दर्जा दे दिया जाता है। तो सेक्शन 141 का जो पार्ट है वो ये बात करता है कि आमतौर पर जब कभी भी किसी भी जगह पर 5 या 5 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग होती है और अगर उन सभी का कॉमन ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम है तो ऐसी असेंबली को हम आमतौर पर एक असेंबली या लॉफुल असेंबली के नाम से जानते हैं। लेकिन जब कुछ समय के बाद या फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू उसी असेंबली के मेंबर्स कुछ कामों को करते हैं या कुछ गतिविधियों को करते हैं और अगर उन गतिविधियों का जिक्र धारा 141 के दायरे में आता है तो जो असेंबली अब तक एक लॉफुल असेंबली थी या सिंपल असेंबली थी वो अब आपके लिए एक अनलॉफुल असेंबली के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और जो आपके सामने इन 5 पॉइंट्स के रूप में लिखा गया है। तो आइए चर्चा करते हैं कि आखिर ये 5 कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके दायरे में आने के बाद कोई भी जो असेंबली होती है वो आमतौर पर या नॉर्मली वो अनलॉफुल असेंबली के दायरे के अंदर फॉल होने लगती है या कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर हमें पता है कि जितनी भी लॉफुल एजेंसीज हैं, चाहे हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, चाहे हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, चाहे हम बात करते हैं राज्य के संदर्भ में स्टेट लेजिस्लेचर की, या अगर हम बात करते हैं किसी भी पब्लिक सर्वेंट की, तो अगर इनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इनमें से कोई भी संस्था या इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर वो अपनी लॉफुल पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, दैट मीन्स जिन संस्थाओं का जिक्र मैंने आपके सामने किया है, चाहे वो देश की संसद हो, चाहे राज्य की विधानसभा या विधान परिषद हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, अगर सिंपली दे आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज इन अ लॉफुल मैनर और अगर वहां पर कोई व्यक्ति उनको क्रिमिनल फोर्स
दिखाकर या उनको आतंकित कर कर उनको रोकने का काम करता है कि आप अपनी इस लॉफुल पावर को एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं या हम आपको नहीं करने देंगे। तो हम ये अब मानेंगे कि जो लोगों का समूह 5 या 5 से ज्यादा का था, अब वो क्या कर रहे हैं, उस समूह की आड़ में एक अनलॉफुल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं, और वो आपका किसके अंदर फॉल होगा, धारा 141 के अंदर फॉल होगा। क्यों? क्योंकि आप एक अनलॉफुल एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं बाय शोइंग ऑफ क्रिमिनल फोर्स या ओवर अवे बाय क्रिमिनल फोर्स। अब अगर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो ये आमतौर पर बात करता है रेसिस्ट की, यानी कि प्रतिरोध की। अब सवाल यहां पर यह है कि मान लीजिए पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने किसी लॉ को पास किया, अब उस लॉ को नोटिफाई किया जाना भी जरूरी है, तब जाकर वो पब्लिक डोमेन में आएगा और वो इन्फोर्स होगा। अब आपको इस बारे में जानकारी है और आप उस लॉ को एग्जीक्यूट होने से रोक रहे हैं या किसी भी लीगल प्रोसेस को कंप्लीट होने से आप रोक रहे हैं, इवन दो यू हैवंट एनी काइंड ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। तो यहां पर यह माना जाएगा कि जब कभी भी लोगों के ऐसे समूह के द्वारा जो लॉ ऑलरेडी बन चुका है उसके एग्जीक्यूशन में आप किसी भी प्रकार का व्यवधान या हर्डल आप पैदा कर रहे हैं, या आप आमतौर पर एक ऐसी प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक लीगल प्रक्रिया है, तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसा ऑफेंस कर रहे हैं जो फिर से 141 के दायरे के अंतर्गत फॉल होता है। अगर हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करें तो आमतौर पर यह बात करता है कमिटमेंट के रिगार्डिंग, यानी कि आपके द्वारा एक ऐसा कार्य किया गया है जो या तो मिसचीफ के दायरे में आ रहा है, जो या तो ट्रेसपास के दायरे में आ रहा है, जो या तो किसी ऐसे अपराध के दायरे में आ रहा है जिसका जिक्र इंडियन पिनल कोड के अंदर आपको किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगा। तो अगर लोगों के किसी ऐसे समूह के द्वारा जब इस तरह का कोई भी एक्टिविटीज की जाती है, चाहे वो मिसचीफ के दायरे में आए, चाहे वो किसी भी प्रकार के अपराध के दायरे में आए, चाहे वो ट्रेसपास के दायरे में आए, तो आमतौर पर हम कहते हैं कि अब वो जो असेंबली थी, अब वो लॉफुल असेंबली नहीं रही, बल्कि वो क्या हो गई है, एक अनलॉफुल असेंबली हो गई है। अब इसके अलावा अगर हम इसके चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो ये बात करता है डिप्राइव ऑफ एनी पर्सन। अब सवाल यहां पर यह है कि एक व्यक्ति है, वो अपनी कॉर्पोरियल या इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, अपने राइट्स को एंजॉय कर रहा है, और आमतौर पर आप उसके उस राइट्स में या आमतौर पर आप उसके उस एंजॉयमेंट में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं, आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए। तो कुल मिला के जब एक व्यक्ति को बेवजह अननेसेसरी विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जब आप उसके प्राइवेट या आप उसकी प्राइवेसी में इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं और आपका इरादा वहां पर मैलाफाइडली होता है, दैट मींस बोनाफाइड इंटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये माना जाता है कि अब आपके लोगों के समूह के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बेसिकली वो एक अनलॉफुल कार्य को अंजाम दे रहे हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वहां पर लोगों की संख्या 5 या 5 से ज्यादा है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये कार्य एक अनलॉफुल असेंबली के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है। अब यहां पर अगर हम एक पांचवें पॉइंट की बात करते हैं तो आमतौर पर ये पांचवें पॉइंट क्या कहता है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को कंपेल्ड करते हैं, बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं या विवश करते हैं वो कार्य करने के लिए जो कार्य करने की अथॉरिटी उसकी है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप एक व्यक्ति को कंपेल्ड करते हैं, मजबूर करते हैं, बाध्य करते हैं, विवश करते हैं, आमतौर पर उस कार्य को ना किए जाने के लिए जो कार्य करने के लिए वो लीगली अथराइज्ड है, तो कहीं ना कहीं आप बल का प्रयोग करके, आपराधिक बल का प्रयोग करके एक तरफ तो एक व्यक्ति को उसकी लीगल ड्यूटी को एग्जीक्यूट करने से या डिस्चार्ज करने से रोक रहे हैं, जो लॉ अपेक्षा करता है उस व्यक्ति से कि ये काम आपको करना ही करना है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति अपनी लीगल ड्यूटी को, जो काम उसको नहीं करना है, उसके लिए आप उसको विवश कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें यह कार्य करना है। तो आमतौर पर आपके द्वारा जब कभी भी ऐसा कोई भी एक्ट कमिट किया जाता है और अगर वहां पर संख्या 5 या 5 से ज्यादा लोगों से ज्यादा की होती है, तो हम आमतौर पर यह कहते हैं कि ये जो कार्य है, भले ही इसके अंदर ऑफेंस कोई भी कमिट क्यों ना किया गया हो, लेकिन वो कार्य एक अनलॉफुल एक्टिविटीज के दायरे में आता है क्योंकि वो एक असेंबली के रूप में एग्जीक्यूट किया गया था। तो दिस इज द whole concept in context to the section 141 of the Indian Penal Code, और ये पूरा का पूरा चैप्टर 8 जो है that plays a very important role in your examinations।
अगर हम एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो चैप्टर नंबर 8 एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ना सिर्फ आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के नजरिए से बल्कि मेंस में भी इससे कई बार शॉर्ट्स में सवाल आए हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको चाह कर भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि अभी हाल ही में उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक वैकेंसी को नोटिफाई किया है जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सिविल जज से है। तो दोनों के ही अंदर इंडियन पीनल कोड एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जहां पे आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप कम से कम उसको एक बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे, जिसके लिए ऑलरेडी टारगेट फॉर आईक्यू पे 2 सेपरेट बैचेस रन कर रहे हैं। एक तरफ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एमपी जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड तैयारी को एक नया अंजाम दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि सिविल जज के नजरिए से ही एक नया बैच चल रहा है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से तैयारी की जा रही है। तो आप में से अगर कोई भी इन बैचेस में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है या वो चाहते हैं कि टारगेट फॉर आईक्यू के साथ जुड़कर वो अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दें, तो आप इस दिए गए नंबर, दैट नंबर इज 7500110314, इस नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके आप अपनी क्वेरीज के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हैं। सो दिस इज whole about the concept of the section 141 of the unlawful assembly in context to the preliminary as well as mains examination point of view for your upcoming examinations. Thank you so much to all of you for all your love and support. Thank you so much.